दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड जाने के लिए हुआ अंडरपास का उद्घाटन। सत्येंद्र जैन और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल रहे मौजूद। अंडरपास चालू होने से मिलेगी लोगों को सहूलियत। पूर्व दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम जल्द होगा पूरा। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके दी है खुशखबरी। गंभीर का ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है पूरा। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में आईएमए द्वारा डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स को हिंसा से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी रहे मौजूद। अनलॉक होती ही बाजारों बड़ा अतिक्रमण। गांधीनगर में कई जगह जाम से लोग परेशान। आने जाने में लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। और बाजार में चोरी छुपे बिक रहा है चाइनीज मांझा। रोक के बावजूद नहीं लग पा रही है बिक्री में अंकुश। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से आए दिन हो रहे हैं हादसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू महत्वपूर्ण खबरों के साथ। शादरा जिले के दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड जाने के लिए आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अंडरपास का उद्घाटन किया है। इस अंडरपास के बनने से स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलेगी। वहीं लोगों का कहना है कि जब अंडरपास नहीं बना था तब आए दिन सड़क पर पार करते समय किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, लेकिन ये अंडरपास बनने से अब हम सबको सड़क पार करने में सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, इस अंडरपास को 6 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया है और इससे तकरीबन 500 से 600 लोग आवाजाही कर सकेंगे। आज दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हमारे अध्यक्ष जी के बहुत बड़ी इच्छा थी। लगभग 4 साल हो गए जब उन्होंने आए थे, कहते जरूर बनवाना है। उसी दिन डिस्कस करके उसको फाइनल कर दिया गया था। बनने में थोड़ा समय से ज़्यादा लगा कि 1 साल 6-8 महीने पहले लॉकडाउन रहा, पर आज से स्टार्ट हो गया है। काफ़ी अच्छा ये सर्वे बना है। चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और दोनों तरफ लिफ्ट भी लगाई गई है। और जो मोहल्ला क्लिनिक के अध्यक्ष जी ने कहा है वो भी जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। पहले जमुना पार को कहते थे जमुना पार में विकास नहीं होता, अब उल्टा हो गया। अब कहते सारा विकास जमुना पार में ही होता है। जो कई सालों का फ्लाईओवर बना दिए और ये पहली बार ही होगा कि जमुना पार से जो दिल्ली सरकार में 8 लोग इम्पोर्टेंट है। एक अध्यक्ष जी है और 1 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री। 8 है ना, 8 में से 4 जमुना पार में। देखिए, इसको बनाने में लगभग 3 साल लग गए। 3 साल भी इसलिए लग गए, पिछले साल कोरोना काल चला गया और अब भी हमारे 2 महीने चले गए, इसलिए प्रोजेक्ट डिले भी हुआ। इसकी लागत तो सैंक्शन अमाउंट जो था 5 करोड़ 79 लाख था। टेंडर अमाउंट उससे लगभग 1 करोड़ रुपए कम था, लेकिन इसके कंप्लीशन में कुछ काम और बढ़ गए। जैसे सीमापुरी को जाने वाला पैदल पार पथ नाले पर वो बना, इसमें दोनों तरफ लिफ्टें लगी हैं, चौड़ाई भी काफ़ी है इसकी। एक इसमें मोहल्ला क्लिनिक निकालना था, जिस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो निकाला गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे लगभग मेट्रो लेने के लिए नॉर्मल डेज में 3-4 हज़ार लोग डेली क्रॉस करते हैं और 2-2 रोड क्रॉस करते हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी। और जिस वक्त मेट्रो का समय हो जाता है, देखते हैं घड़ी मिलाकर मेट्रो स्टेशन पर खड़ी है, उस वक्त दौड़कर भी लोग आते हैं, परवाह नहीं करते थे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार एक्सीडेंट भी होते थे। अब शांतिपूर्वक आनंद से लोग यहाँ निकल सकेंगे, आ सकेंगे, जा सकेंगे। इसमें कुछ एग्जॉस्ट फैन वगैरह जन साहब कह गए हैं वो लगवाने हैं, थोड़ा गर्मी ना हो ज़्यादा, वो भी इसकी व्यवस्था करवा देंगे। मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत जल्दी इसमें चालू करेंगे। कुल मिला के प्रोजेक्ट एक शादरा की जनता को, दिलशाद गार्डन की जनता को, सीमापुरी की जनता को बहुत लाभ देगा। कहते हैं भगवान के बाद अगर कोई दूसरा भगवान है इस धरती पर तो वो है डॉक्टर्स, जो इंसान को हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं, हर जतन करते हैं।
कोरोना महामारी में जितने डॉक्टर्स ने जी जान लगाकर लोगों को बचाया, बहुत से डॉक्टर्स तो इस दौरान चल भी बसे। कई बार इलाज के दौरान डॉक्टर्स के साथ मरीजों और तीमारदारों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर्स ने जगह जगह प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए और सरकार से कहा कि हमारी भी समस्याएं सुनी जाएं। डॉक्टर्स ने केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। डॉक्टर्स पर हो रही हिंसा को गलत बताया है और ये निंदनीय है। आज का जो देशव्यापी प्रोटेस्ट है डॉक्टर्स का, पूरे के पूरे देश के अंदर एक भावना है कि कहीं पर भी कुछ भी गलत हो जाए किसी पेशेंट के साथ, जो एक्सपेक्टेड ना हो। पेशेंट के रिलेटिव तो आते हैं सोच के समझ के कि ठीक हो जाएगा, चाहे बीमारी कितनी भी लंबी चल रही हो, और उसके ऊपर तोड़-फोड़ करना, डॉक्टरों की पिटाई करना, नर्सों की पिटाई करना। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से कोविड होने के बावजूद इतनी डॉक्टरों ने सेवा की, नर्सों ने सेवा की, 1400 डॉक्टर्स की डेथ हुई। उसके बावजूद उनको साधुवाद देने के बदले में क्या मिल रहा है? असम के अंदर, कर्नाटका के अंदर, दिल्ली में अनेकों स्थानों पर डॉक्टरों की पिटाई की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो हम आज ये सरकार से, भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए जो कि एक बहुत बड़ा डेटरेंट हो, जिसके अंदर ये हो कि कम से कम 7 साल की सज़ा, और जितना प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ उससे कम भी डबल प्रॉपर्टी का जो उसका जुर्माना लगना चाहिए। देखो, डॉक्टर अपनी पूरी जान लगा देता है। डॉक्टर वही बनता है कि जो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा हो, अच्छा ब्रिलियंट बच्चा ही डॉक्टर बनता है। वो शुरू से अपनी पढ़ाई करता है और अपनी सेवा भाव से आता है, और जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हो तो बहुत डिमोरलाइज हो जाता है। तो मरीज को, अब पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स जो है, कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होनी ही होती हैं। अब मरीज लोग और उसके अटेंडेंट्स ये समझते हैं कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की ही है। ऐसा नहीं होता, कुछ बीमारियों की भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और पेशेंट को थोड़ा और उसके अटेंडेंट्स को धैर्य रखना चाहिए। डॉक्टर पूरा उनसे कन्वर्स करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, पर वो इतने ज़्यादा पैनिक में होते हैं कि सब इल्ज़ाम डॉक्टर के ऊपर ही लगाते हैं। अगर प्रॉब्लम आई पेशेंट में तो डॉक्टर की वजह से आई, पेशेंट नहीं बचा पाए डॉक्टर की वजह से हुआ, अगर कुछ गलत हुआ तो डॉक्टर की वजह से हुआ। दिस इज़ नॉट डन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हमने देखा है और ये सबको पता है कि डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं। अब कोई भी कॉम्प्लिकेशन, चाहे मैं पेशेंट हूँ, चाहे मैं रिलेटिव हूँ, या एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे भी डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है। अगर उसके साथ कोई भी घटना ऐसी गलत होती है तो वो बहुत निंदनीय है, और जो भी उसके साथ करता है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, ऐसे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गार्ड प्रोवाइड कराने चाहिए। आए दिन होने वाली डॉक्टर के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिसको लेकर आज डॉक्टर्स ने और भी जगह के धरना दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि हम लोग बिना भेदभाव के लगातार जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग मारपीट का शिकार होते हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हम किसी पेशेंट के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए सभी एक समान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग मारपीट का शिकार आए दिन होते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम सभी काम नहीं कर पाएंगे। आज हेडगेवार हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। नहीं, हमारी इमरजेंसी सेवा हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारी प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ वायलेंस के अगेंस्ट में है। जो भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहे हैं, ये पूरी ऑल इंडिया लेवल पे है। IMA द्वारा कंडक्ट की गई है, जो हमारा मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा कंडक्ट की गई है, और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है। इसमें इमरजेंसी में कोई भी किसी भी तरह की कोई बाधा हमने नहीं डाली है। पीसफुल प्रोटेस्ट किया है सिर्फ 15 मिनट्स का। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि देश को एक संदेश पहुँचे कि हम पीसफुल इन्वायरमेंट में, पीसफुल वातावरण में काम करने के इच्छुक हैं, और उसी में हम काम करना चाहते हैं। आए दिन डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जबकि डॉक्टर उन्हीं की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वो दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो महीने भर से अपने घर भी नहीं गए हैं, अपने माँ बाप से अलग हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको समझने में कुछ परेशानी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आए दिन डॉक्टर को मारते रहते हैं। आप देखो, चाहे अदर स्टेट में, अपने यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, अभी हिंदूराव में आपने देखा होगा, हिंदूराव में शीशे फोड़ दिए थे वगैरह, सब चीज़ करी थी, सारे इंसिडेंट्स हुए थे। तो हम पेशेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके लिए खड़े हैं। कृपया, अगर आप हमें मारोगे तो हम डरेंगे आपसे,
और हो सकता है कि जो केस हम बचा सकते हैं तो डर के मारे हम वो केस ना लें फिर, ठीक है। हमें डर लगा रहेगा कि शायद इनके परिवार वालों का अगर जान जाने का खतरा, तो हर पेशेंट को रहता है, रिस्की पेशेंट जितने भी होते हैं सब में जान जाने का खतरा रहता है सर। हम उनके लिए हैं, हम 100% अपना देना चाहते हैं, लेकिन सर आप हमें मारोगे पीटोगे तो डर रहेगा एक मन में हमारे। नहीं सर, ये देश के हर एक कोने से जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल हैं एसोसिएटेड, उसके सारे डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वायलेंस डॉक्टर के सामने डेली बेसिस पे आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है, और ये वायलेंस जो है ये किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक डॉक्टर जो अपनी 8 साल 8.5 साल ज़िंदगी के पढ़ाई में लगा देता है, उसके बाद वो ये डिज़र्व करता है कि हमारी कम्युनिटी उसको रिवर्ट में ये देती है? एक फूड डिलीवर करने वाला जिसकी नाक पे चोट आती है, उसको समाज इतने अच्छे तरीके से ऊपर तक लेके जाता है क्या? लेकिन डॉक्टर इतना भी डिज़र्व नहीं करता कि हम अपना चैन सुकून का एनवायरनमेंट में काम करना चुन सकें? क्या हमें इतनी भी आज़ादी नहीं है? बस हमारी छोटी सी मांग ये है कि देखिए, हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं काम करना चाहते। हम अपने घर वालों से दूर रह के अस्पताल में काम कर रहे हैं, हम परदेश में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति आ जाएंगी। दिल्ली में अनलॉक चल रहा है। अनलॉक के दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे अनलॉक हुआ, सड़कों पर अतिक्रमण दिखाई देने लगा। इसको लेकर कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण की वजह से बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जाम लग जाता है। गांधीनगर में फिर से जाम की स्थिति बनने लगी है। आने जाने वाले लोगों का कहना है कि अतिक्रमण से सड़क पूरी तरह घिर जाती है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। रेजिडेंशियल एरियो में लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम होती है। कोई दिल्ली से बाहर से या कहीं से किसी एरिया से इस एरिया में आना चाहे तो घंटों जाम में फंसता है। ये सब क्या है? ये सब हमारे यहाँ जो दुकानदार भाई हैं या जो और यहाँ पे रेडी पटरी लगाए बैठे हैं, या जो ज़्यादा माल सड़कों पे डाले बैठे हैं, या ये ट्रक वर्क के जो उतरते हैं ऊपर पुछते हुए भी ट्रक उतरते हैं। ये तो शुक्र है कि डबल रास्ता है, नहीं तो यहाँ तो जगह ही ना मिले। यहाँ घंटों घंटों जाम रहेगा। जिसकी दुकान के आगे माल पड़ा है, जिसके सैंपल लटके हुए हैं, जिसकी दुकान के आगे रेडियाँ लगी हुई हैं, जो रास्तों को रोक रहे हैं, जिससे पब्लिक को असुविधा हो रही है, उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। चालान कटने चाहिए, सामान उठना चाहिए, सैंपल उतरने चाहिए और उनको उठा के उनका सामान जब्त किया जाए। मेन रोड पे जो मोटरसाइकिलें खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी, उन्होंने हमारे एडिशनल SHO साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे प्रयास किए। हम सबको बुला के, सभी पार्टियों के लोग थे और सबको बुला के उनने गाड़ी वाड़ी भी, रोड चौड़ा हो गया था, गाड़ी वाड़ी भी थोड़ी थाने में खड़ी कर ली। रोड लगता था कि वास्तव में गांधीनगर का रोड है। कभी हम 8:30 बजे या 8 बजे उस रोड पर आए, झील से लेके और मदर डेयरी तक, तो पूरा रोड लगता है कि हाँ जी रोड है। लेकिन दुकानदारों में, हमारे साथी हैं दुकानदार भाई, वो रोड पर लगा लेते हैं, लेकिन अब नहीं लगा रहे हैं। अब अच्छा वैसे डिसिप्लिन है और मैं यही निवेदन करूँगा दुकानदार भाइयों से कि अगर हमें अपनी दुकानदारी अच्छी रखनी है, अपने ग्राहकों को आकर्षित करना है, तो वो सड़क को ना घेरें, रोडों को ना घेरें। लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये दिक्कत तो बहुत ही होती है, मतलब हर चीज़ में दिक्कत है। रोड पर निकलने में दिक्कत, अगर आप वैसे फंस जाओगे तो पैदल एक बार निकल जाएगा, स्कूटी या किसी चीज़ से तो आदमी जा ही नहीं सकता। और उसको क्या हिलाएगा आदमी? किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी है, किसी ने कुछ खड़ा कर रखा, तो उसकी वजह से दिक्कत तो है ही आने जाने में, कोई उसमें कोई है ही नहीं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती हैं रास्ते में, पैदल एक पल को पैदल आ सकते हैं, हम स्कूटी या बाइक वाइक पे नहीं आ पाते। कई लोग पेटियाँ लगा के रखते हैं रास्ते में, उससे कई दिक्कत होती है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बाजारों को खोल दिया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया में बैंकेट हॉल को खोलने की इजाज़त नहीं है। पिछले लंबे समय से बैंकेट हॉल बंद है, जिससे उनको घर चलाने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकेट हॉल वालों के मुताबिक वे पिछले 1 साल से परेशान हैं। आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। अब अपना व्यापार करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जो वो कर सकें। बैंकेट हॉल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, जिससे हम लोगों की परेशानियां कुछ हो सकें। लोगों ने फंक्शन ही कैंसिल करवा दिए हैं। जैसे पहले मार्च में कैंसिल हुए थे और मार्च से लेके अब तक अभी तक हमने एक भी काम नहीं करा। जो 25 नवंबर से सीज़न चालू होता है, उस चक्कर में पार्टियों ने फंक्शन ही कैंसिल करवा दिया हमारे पास। हमारे लिए बहुत परेशानी है, खर्चा पूरा नहीं होता, कोई हम काम कर नहीं पा रहे हैं कि हम क्या डील दें उनको, कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है किसी चीज़। अरे बैंकों बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल बंद होने के कगार पे हैं।
1 साल से हमने काम नहीं किया, ना ही हमें किसी बिजली पानी में रिलीफ दी गई है किसी भी तरह की। हम अपने चार्जेस उसी तरीके से आज भी पे कर रहे हैं, अपने जो फिक्स चार्ज हमारे ऊपर हैं। सब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आने वाले टाइम पे भी हमें कुछ नहीं पता, आगे बढ़ा दें दोबारा घटा दें, ना तो अब पार्टी इन फ्यूचर बुकिंग कराएगी और ना जब आने वाले टाइम पे ही ये दोबारा ऐसे सिचुएशन ला दी सीज़न के टाइम पे ही, कुछ टाइम पीरियड देते या कम से कम 100 बंदों की गैदरिंग देते तो कम से कम रिलीफ तो होता। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वजह से जो इन फ्यूचर के फंक्शन तो बुक होने ही बंद हो गए हैं, क्योंकि कभी अगर दोबारा इन्होंने कर दिया और दोबारा 50% कर दिया तो पार्टियों को पहले ही शक हो रहा है। हमारी बुकिंग्स कैंसिल भी हो रही हैं, प्लस काम आगे भी नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा। दिल्ली में घर घर राशन योजना को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। वीरवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इस योजना की फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। फिर योजना को क्यों रोका जा रहा है, इस पर हमने पूर्व दिल्ली के तीनों पार्टी के नेताओं से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के जो नए नए आयाम ढूंढने में हमेशा लगे रहते हैं। घर घर पानी दे नहीं पा रहे, घर घर शराब भिजवा रहे हैं, मोहल्ले से उठा के घर में राशन देना। जिस अंत्योदय योजना पर भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है और ये भारत सरकार की परियोजना पूरे देश में ईडब्ल्यूएस के लोगों को राशन देने के लिए चल रही है, उसमें छेड़छाड़ करके उसमें भ्रष्टाचार करना, अपने कार्यकर्ताओं को उस काम पे लगाना, तो ये जितने भी गैर कानूनी काम हैं ये केजरीवाल जी करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा केजरीवाल जी से ये आग्रह है कि घर घर राशन की बजाय पहले जो उनका दायित्व है पानी देने का, तो कृपया घर घर पानी पीने का स्वच्छ पानी उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार ने एलजी के पास में ये दरख्वास्त भेजी है, इस फाइल को फिर से भेजा है, फिर से इसको लोगों की जो बहुत ज़्यादा इस संकट की घड़ी में मदद करने वाली योजना है उसके लिए फिर से हमने गुहार लगाई है माननीय एलजी साहब से और केंद्र सरकार से कि इस योजना को लागू करने दीजिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बैठी है, मोदी सरकार, उनका दोहरा चेहरा है, दोहरा मापदंड है उनका। दिल्ली के अंदर जिस योजना का वो विरोध कर रहे हैं उसी योजना को वो अपने चुनावी एजेंडे के अंदर शामिल करते हैं। अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर तमिलनाडु के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर वो उसको लेकर आते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 2 स्टेप डिलीवरी आपके यहाँ पर राशन पहुँचाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, और उसी योजना का दिल्ली में केंद्र सरकार विरोध करेगी, मोदी जी विरोध कर रहे हैं, एलजी साहब विरोध कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप राशन घर घर बांटने की बात करते हैं, आपने सैकड़ों टन राशन आज दिल्ली के स्कूलों में जो रखा था वो सड़ गया, क्योंकि आप गरीबों को राशन देना नहीं चाहते, गरीबों को राशन बांटना नहीं चाहते। अगर आपकी नीयत साफ होती तो जो राशन आपने खराब कर दिया, जो राशन सड़ गया, वो राशन गरीबों को क्यों नहीं बांटा गया। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, आप एक ड्रामा करते हैं, स्कीम बार बार भेजते रहते हैं। अरे जब केंद्र सरकार ने एक दफ़ा आपसे कह दिया कि राशन की दुकानों में ही राशन बटेगा, तो फिर बार बार ये योजना आप केंद्र सरकार को क्यों भेज रहे हैं, उपराज्यपाल को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केंद्र से ये सरकार, दिल्ली की सरकार हर काम के अंदर विफल हो चुकी है, कोई काम नहीं करना चाहती, खाली पब्लिसिटी चाहती है कि एक ही बात को 10 दफ़े गाते रहो ताकि दिल्ली के लोगों की पब्लिसिटी तुम्हें मिल सके। अब भूल जाओ इस बात के लिए, तुमने बहुत दिल्ली के लोगों को बिजली पानी का लालच देकर अपनी वोटें ले ली, अब लोग तुम्हें वोट देने वाले नहीं हैं। ईडीएमसी हेडक्वार्टर में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूर्व मेयर निर्मल जैन के दौरान निगम के हालातों पर चर्चा की और कहा कि निगम के हालात बहुत खराब कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिला, सफाई भी ठीक से इलाके में नहीं की गई, रैंकिंग में काफ़ी पिछड़ गए हैं, 20 लीटर कॉम्पैक्टर जनरेटर में जंग लग गई है, वो रखे हुए हैं, अस्पतालों में भी हालात खराब हैं, ट्रोमिल मशीन के रखरखाव में काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड को रखने में उनके ठेके में भी काफ़ी घपला हुआ है। तमाम तरह के आरोप नेता विपक्ष ने पूर्व मेयर निर्मल जैन पर लगाए हैं।
सफाई कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ वर्कर्स और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया गया। आप सभी को अच्छी तरह पता है इस बारे में। निगम का मुख्य काम है सफाई का। भाजपा नेताओं की निजी स्वार्थ पूर्ति और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सफाई के कामों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसको निजी हाथों में सौंप ही नहीं दिया, इस काम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो काम नगर निगम खुद अपने आप करता था 70 करोड़ रुपए में, वो निजी कंपनी को 220 करोड़ रुपए सालाना पर दे दिया गया। इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम का लगभग 150 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च हुआ है। ये इस तरीके की इनकी गतिविधियां हैं। निजी कंपनी को टेंडर देने की वजह से निगम के पास जो 80 ट्रक, 20 जेसीबी जो खड़े थे वो बेकार हो गए, जो काम कर रहे थे वो बेकार हो गए। आज वो आरआर डिपो के अंदर खड़े होकर के जंग खा रहे हैं। 150 ड्राइवर जो कि स्थायी हैं, जो कंपनियों, जो हमारा एमसीडी का कूड़ा उठाने के लिए ट्रक चलाते थे, जेसीबी चलाते थे और जो संसाधन चलाते थे, वो सारे ड्राइवर आज बेकार हो गए हैं। उनको ईडीएमसी को तनख्वाह दे रही है, लेकिन उनसे काम नहीं ले पा रही है। वो ड्राइवर भी परेशान है क्योंकि हर आदमी काम करके तनख्वाह लेना चाहता है। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर। आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल की गाड़ी चलाना वैध नहीं है। कोई भी डीजल की गाड़ी खरीदी बेची नहीं जाती। दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ी चलाना वर्जित है। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर जिसे खरीदे गए, जिनको तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, आरआर डिपो के अंदर खड़े हुए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो सड़क पे नहीं चल पा रहे, उनको जो काम करना था वो काम नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डीजल इंजन के हैं। अगर वो डीजल इंजन ना होते तो वो आज सड़कों पे काम कर रहे होते। एक कॉम्पैक्टर जिसकी कीमत 50 से 55 लाख रुपए, ऐसे 20 कॉम्पैक्टर लोडर खरीदे गए हैं। आपको बता दूं, मैसेस MI2C कंपनी जो हमारे ईडीएमसी में, हॉस्पिटल में, तमाम जगह पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल करा रही थी, उसको, और जो आज जिस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, वेल प्रोटेक्ट सिक्योरिटी कंपनी, उसके और उसके रेटों में तकरीबन 4 से 4.5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति मासिक का डिफरेंस है। जो MI2C 22,000 रुपए प्रति माह पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल करा रही थी, आज वही सिक्योरिटी गार्ड हमें 26,500 रुपए प्रति माह पर उस प्राइवेट कंपनी से लेना पड़ रहा है। 4,500 रुपए के हिसाब से एमसीडी का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड के नए 12वीं के नतीजे के फॉर्मूले के आने के बाद जहां टीचरों ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे इस फैसले से नाखुश नजर आए। आपको बता दें, सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसकी योजना है कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए मूल्यांकन मापदंड कक्षा 10 के 30% और कक्षा 11 के 30% परिणाम पर आधारित हो। वहीं 12वीं के 40% के कुल अंक पिछली परीक्षाओं के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। कक्षा 10 जिसमें विद्यार्थी पहली बार बोर्ड दे रहा है, उसमें मुख्य 3 विषयों का एवरेज का 30%। फिर 11वीं में बच्चा जब विषय ले रहा है, उन विषयों के थ्योरी मार्क्स के 30%। और उसके बाद कक्षा 12 में जैसा विद्यार्थी ने पूरे वर्ष अपना पढ़ाई भी की है, अपने पेपर भी दिए हैं, उसके 40%। यानी विद्यार्थी की नॉलेज को पूरी तरह से जांचना। निश्चित तौर पर सीबीएसई की पूरी टीम जिसने भी यह निर्णय लिया है, वह निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र है। With regard to the CBSE regulations and guidelines on the class 12 result, I think it's very fair to include all marks of class 10 and 11 and of course class 12 which have been taken till now. Actually, during this online education, we have not been actually able to take all possible summative tests for the children. Only some formative tests have been taken,
through Google Forms and WhatsApp and Google Classroom, of course. But I think to maintain the consistency of the hard work of the children, it's very important to consider class 11 marks and their performance in class 10 boards. मैं 12वीं कक्षा का छात्र दिव्यांशु। तो अभी जैसा कि सीबीएसई ने पैटर्न अनाउंस कर दिया है 12th के रिजल्ट का कि 30% 10 से लेंगे मार्क्स और 30% 11 से लेंगे और 40% लेंगे 12th के प्री बोर्ड का। तो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी बच्चे जो हैं 12th के प्री बोर्ड को सीरियस नहीं लेते हैं, 12th के फाइनल्स को सीरियस लेते हैं हम लोग कि हम 12th में आएंगे, फाइनल अच्छा करेंगे जिससे हमें कॉलेजेस अच्छे मिलें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग बैठ पाएँ और हम लोग मतलब कुछ अच्छा कर पाएँ। बट ऐसी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स भी कम आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो सीबीएसई ने ये निकाला है कि ये सही है। यह है कि हमारे 30% 10th के, 30% 11 और 40% 12th के मार्क्स के बेस पे हमारा रिजल्ट तैयार किया जाए। पर मैं इसमें थोड़ा सा बस ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 11th का ना होता तो ज़्यादा बेटर रहता। जो हमारे 12th के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेस पे और सिर्फ 10th के बेस पे होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये क्लास जो होती है 10th एंड 12th हमारी बोर्ड्स की क्लासेस होती है एंड मोस्टली बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। 11th एंड 9th को मोस्टली बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि हमें अपने 12वीं के अंक किस प्रकार से प्राप्त होंगे। यह बहुत ही उचित निर्णय है, किंतु मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे अंक उस प्रकार नहीं आए जिस प्रकार हम चाहते थे तो हमें कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार मिलेंगे, और अगर हम उन मार्क्सों को दोबारा रीचेक करवाना चाहें तो क्या हमें वो उपलब्ध होगा या नहीं। कोर्ट की रोक के बावजूद बाजारों में चोरी छुपे चाइनीज फाइबर मांझा बेचा जा रहा है, जिससे आए दिन पतंग उड़ाने वाले लोगों के साथ ही पशु पक्षी और बाइक सवार लोग घायल हो रहे हैं। आपको बता दें, मांझे की चोरी छुपे बिक्री को लेकर आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बेहद मजबूत और तेज धार के चलते प्रशासन भी इसकी बिक्री को लेकर सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसकी बिक्री को अभी तक बंद नहीं करवाया गया है। बाजारों में कई जगह ये मांझा बिकता हुआ देखा जा रहा है। चाइना मांझे पे सरकार ने बैन कराया है, लेकिन चोरी छुपके अभी दुकानदारों के पास में मिल रहा है। इससे नुकसान बहुत है, बाइक वालों को भी बहुत नुकसान है, गर्दन कटिया है, परिंदों को भी नुकसान है बहुत। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, कंपनियां बंद करनी चाहिए। चाइनीज मांझा जिसे गवर्नमेंट ने तो बैन तो किया है, बट पूरी तरह अभी तक बैन नहीं हुआ है। अभी भी लोकल शॉप पर चोरी छुपे बिक रहा है। गवर्नमेंट को उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए, सिर्फ मंझे को ही नहीं, इसके इम्पोर्टर को भी बैन करना चाहिए। इससे आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है, ये बहुत पैनिक होता है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं और कटने का खतरा होता है। इसकी चपेट में बेजुबान परिंदे भी आ जाते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।